Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma, an IIT alumnus, and you are watching FICON classes. Let's hit the concepts. तो पिछली क्लास में हमने स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में पढ़ा था, है ना? और उसमें स्प्रिंग मास सिस्टम में हमने कटिंग ऑफ स्प्रिंग भी देख लिया था. अब उसे ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या करेंगे, अभी कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग देखेंगे, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग प्लस कटिंग ऑफ स्प्रिंग, इन दोनों के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पे हम स्प्रिंग को या स्ट्रिंग को कट करेंगे और उसके बाद का काइनेमेटिक्स देखेंगे कि कैसा हो रहा है, उसके बाद का काइनेमेटिक्स प्लस डायनामिक्स देखेंगे क्या होता है. ठीक है, तो इतनी सारी बातें हम लोग इस क्लास में करने जा रहे हैं. चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं. अच्छा स्टार्ट करने से पहले तो अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो लाइक किया नहीं किया है, शेयर नहीं किया है अगर मेरे चैनल को, तो प्लीज गो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज डू इट. ओके, चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग. तो कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने बताया था, जिस तरीके से रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़े थे 10th में, उसी तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग होता है. तो यहाँ पे कितने टाइप के कॉम्बिनेशंस होते हैं देखेंगे. पहला है सीरीज कनेक्शन. पहला क्या है, सीरीज कनेक्शन. सीरीज कनेक्शन जान रहे ना, रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता था, एक पॉइंट कनेक्ट होता था साथ में. उसी तरीके से सीरीज कनेक्शन क्या होता है, यहाँ पे सीरीज कनेक्शन यहाँ पे कैसा होता है, सेम होता है, कोई अंतर नहीं है. ये हो गया एक स्प्रिंग और दूसरा स्प्रिंग जस्ट उसके बाद कनेक्ट हो गया, ये सीरीज कनेक्शन है ना. और क्या हो गया दूसरा, पैरेलल कनेक्शन. पैरेलल कनेक्शन में जैसे ये सीरीज कनेक्शन हो गया ना, तो देखो स्प्रिंग को मास के साथ दिखाना ना ठीक रहता है. अब उसी तरीके से अगर पैरेलल कनेक्शन की मैं बात करूं, तो पैरेलल कनेक्शन में ये हो गया स्प्रिंग 1, ये हो गया स्प्रिंग 2 और ये हो गया मास. समझ रहे हो, ये क्या हो गया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 होगा, इसका K2 होगा, तो K1 K2 दिख रहा है. पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन दिख रहा है. वैसे ही कुछ कनेक्शंस होते हैं, अच्छा उसके बारे में बाद में पढ़ते हैं. मिक्स्ड कनेक्शंस भी कहा जाता है, उसके बारे में इसके बाद पढ़ते हैं. ठीक है, अच्छा अब आओ चलो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में उसके अंदर घुस के देखते हैं क्या हो रहा है आखिरकार. ठीक है, चलो पहले लिया सीरीज कनेक्शन. पहले लिया अगर हमने सीरीज कनेक्शन, चलो अब इस मास को हम लोग डिस्प्लेस करके देखते हैं कि क्या फर्क पड़ने वाला है जब हम दो स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं. तो दोनों का बिहेवियर कैसा होता है, जो के होता है ना स्टिफनेस में कैसे परिवर्तन आता है, सिस्टम के स्टिफनेस पे कैसे परिवर्तन आता है, यही मेन चीज है हमें जानना है. ठीक है, देखो अब हम क्या निकालना चाहते हैं कि यहाँ पे तो दो स्प्रिंग्स लगे हुए हैं ना, दो स्प्रिंग्स लगे हुए हैं. अगर मैं इन दोनों स्प्रिंग्स को हटा के कोई एक स्प्रिंग लगाना चाहूं इस मास के साथ, तो उस स्प्रिंग का स्टिफनेस कितना होगा, क्या जानना है ना. हमें जानना है कि इन दोनों स्प्रिंग का जो भी मतलब कंट्रीब्यूशन है और स्टिफनेस है, दोनों का मिला के जो कंट्रीब्यूशन है, उतना इक्वल कंट्रीब्यूशन वाला कोई एक स्प्रिंग अगर मैं यहां पे लगाना चाहूं, तो उसका स्टिफनेस कितना होना चाहिए, मतलब सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कैसा स्प्रिंग मुझे लाके यहाँ पे लगाना चाहिए, वो पता करना है. उसी ही क्या कहते हैं, स्टिफनेस, इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालना, के इक्विवेलेंट निकालना. इस सिस्टम का के इक्विवेलेंट मैं निकालना चाहता हूं. अगर मुझे किसी ने कहा कि ये हमें दो स्प्रिंग नहीं चाहिए, लेकिन हमें इफेक्ट बिल्कुल ऐसा ही चाहिए जैसा कि इस सिस्टम में मुझे मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का के इक्विवेलेंट निकालूंगा और उस के इक्विवेलेंट के अमाउंट का स्टिफनेस वाला एक स्प्रिंग कहीं से खोज के लाऊंगा और यहाँ पे लगा दूंगा, इन दो स्प्रिंग्स को हटाकर. समझ में आती बात. तो हमें वही पता करना है कि के इक्विवेलेंट क्या होगा. समझ में आ रही बात. चलो अच्छा थोड़ा सा इसे हमने डिस्प्लेस किया. मान लिया इसमें हमने इस तरीके से फोर्स लगाया यहाँ पे F. अगर यहाँ पे फोर्स F लगाया तो मुझे बताना यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी वही फोर्स लगेगा ना F वाला. ठीक है, अच्छा जैसे ही मैं इसे F का फोर्स देता हूं,
या फिर इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं तो देखो ये डिस्प्लेस होके मान लो यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, ठीक है। तो जैसे ही ये वाला पॉइंट डिस्प्लेस होगा, और इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं मैं, इस पॉइंट को नाम दिया ए, इस पॉइंट को नाम दिया बी, ठीक है। अच्छा, ए पॉइंट जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ गया, यहां तक पहुंच गया ना, ये ए डैश हो गया, ठीक है। तो मुझे बताना क्या बी पॉइंट इसी जगह पर बना रहेगा या बी पॉइंट भी थोड़ा सा आगे खसकेगा? बताओ। बी पॉइंट भी थोड़ा, अरे भाई ए पॉइंट आगे खसक रहा है तो ए तो एक्सपांड होगा, फाइन, लेकिन ये थोड़ा बहुत बी को भी तो एक्सपांड करेगा ही ना, बी भी थोड़ा सा एक्सपांड हो जाएगा। मान लिया चलो बी यहां तक आ गया, ठीक है, बी यहां तक आ गया। तो यहां तक आने पर ये ए ने भी कुछ एक्सपांशन किया, बी ने भी कुछ एक्सपांशन किया, करेक्ट और नॉट? सही बात है कि नहीं है? तो देखो अब यहां पे एक फोर्स आया ए एफ वाला, और यहां पे फोर्स किधर आएगा? अगर मैं स्प्रिंग को बनाऊं, अगर मैं यहां पे स्प्रिंग को बनाता हूं, देखो ये स्प्रिंग बनाया ना मैंने, अब हमने एक आउटवर्ड फोर्स लगाया, इस पॉइंट पे भी आउटवर्ड फोर्स लग गया। जैसे ही आउटवर्ड फोर्स लगेगा, स्प्रिंग को जैसे ही किसी ने खींचा, अब स्प्रिंग क्या करेगी? स्प्रिंग अपने बैक साइड पे एक फोर्स लगाएगी, क्योंकि स्प्रिंग तो अपने नॉर्मल लेंथ पे जाना चाहती है ना। वैसे यहां पे भी एक फोर्स लगाएगी, तो ये स्प्रिंग ने इस तरीके का फोर्स लगा लिया। अच्छा, स्प्रिंग ने जैसे ही फोर्स लगाया, इस वाली स्प्रिंग ने जैसे ही फोर्स लगाया, अब क्या होगा? ये दूसरा वाला स्प्रिंग जो है, दूसरे वाले स्प्रिंग पे सेम अमाउंट का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे आएगा, है ना, सेम अमाउंट का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे आएगा। तो ये भी एफ हो गया, ये भी एफ हो गया। इसका मतलब कि एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैंने फोर्स एफ यहां पर लगाया, यही फोर्स इस पॉइंट पे ट्रांसफर होगा, मतलब कि ये फोर्स स्प्रिंग पे आ गया, एक्सटर्नल फोर्स, तो स्प्रिंग सेम अमाउंट का फोर्स से अंदर की ओर खींचेगा। अगर यहां पे अंदर की ओर खींच रहा है तो पॉइंट बी पे भी अंदर की ओर खींचेगा। अब पॉइंट बी पे अगर कुछ फोर्स से इधर खींचा जा रहा है, तो ये पहला वाला स्प्रिंग भी तो उसी फोर्स से पीछे की ओर खींचेगा ना। तो मतलब कि दोनों स्प्रिंग पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इतनी बात समझ में आती है? दोनों स्प्रिंग पे क्या हो रहा है? इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब देखो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर x है, सिस्टम का टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर x है, तो ये स्प्रिंग 1 जो था उसने शायद x1 डिस्प्लेसमेंट लिया होगा, और स्प्रिंग 2 ने शायद x2 का डिस्प्लेसमेंट लिया होगा, है ना, क्योंकि दोनों ही एक्सपांड हो रहे हैं ना। तो इसके डिस्प्लेसमेंट को मैंने x1 नाम दे दिया, इसके डिस्प्लेसमेंट को मैंने x2 का नाम दे दिया। समझ में आती है बात? फोर्स दोनों में इक्वल है, टोटल डिस्प्लेसमेंट x है। समझ में आ रही बात? इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, है ना? चलो अब देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? x है, लेकिन ये x क्या समेशन ऑफ x1 और x2 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा सर, है ना। क्यों नहीं होगा यार? इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस इसका डिस्प्लेसमेंट मिला के टोटल मास का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब इसी के साथ साथ देखो x1 को क्या लिखा जाएगा? x1 को क्या लिखा जाएगा मुझे बताना। x1 तुम्हें याद है ये वाला फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स माइनस के एक्स, ऐसा होता था ना। अब यहाँ पे x1 निकालना है। देखो कोई सा भी x निकालना होता है तो वो F स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाई स्टिफनेस होता है ना, स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाई स्टिफनेस होता है। अगर मुझे x1 निकालना है, सॉरी नाम मैंने उल्टा दे रखा है ना, इसे चेंज कर देते हैं, इसे x2 दे देते हैं, इसे x1 दे देते हैं, क्योंकि ये k1 था, ये k2 था, तो काय के लिए फिर कंफ्यूजन क्रिएट करना है ना। चलो, तो x1 को क्या लिखोगे? देखो फोर्स तो इक्वल है, तो फोर्स इक्वल है तो F लिख दिया। अब k स्टिफनेस किसका आएगा? x1 निकालने के लिए स्टिफनेस k1, है ना। उसी तरीके से x2 कैसे निकालोगे? फोर्स तो दोनों में बराबर है, डिवाइडेड बाई k2। समझ में आती है बात? अब अगर मैंने क्या कहा था कि इन दोनों को हटा के मुझे एक नया स्प्रिंग ला के रखना है, तो मुझे इन दोनों का k इक्विवेलेंट चाहिए, है ना। तो उसको ध्यान में रखोगे और x लिखना चाहोगे, तो अब तुम x को कैसे लिखोगे? देखो x विल बी इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाई k इक्विवेलेंट। क्यों मैंने ऐसा लिखा? क्योंकि वो नया वाला अगर सिस्टम होगा जिसमें एक ही स्प्रिंग लगा होगा, तो उसका स्टिफनेस क्या होगा? k इक्विवेलेंट के बराबर होगा, तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? x के बराबर होगा। तो x को हमने लिख दिया F डिवाइडेड बाई k इक्विवेलेंट, दैट विल बी इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाई k1 प्लस F डिवाइडेड बाई k2, है ना। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अब यहां से क्या हो गया? ये फोर्स इस इक्वेशन से क्या हो गया? ये सारे फोर्स
कैंसिल आउट हो गए, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स। दैट मीन्स फाइनल आंसर क्या आता है हमारा? फाइनल आंसर क्या आता है हमारा? यहीं पे लिख दूं क्या? क्या लिख दूं फाइनल आंसर? देखो 1 बाई के इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आता है। ठीक है, अगर दो स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। ठीक है, अगर 3 होते तो प्लस 1 अपॉन K3 भी आ जाता, 4 होते तो प्लस 1 अपॉन K4 भी आ जाता। ठीक है, समझ में आती है बात? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए थोड़ा सा। चलो चलो, अब यहीं पे मैं पैरेलल का भी लेने वाला हूं ना, ये पैरेलल वाले का। हाँ चलो आ जाए, इसी डायग्राम का यूज कर लें क्या? इसी डायग्राम का यूज कर लेते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत? हाँ देखो, इस डायग्राम को मैंने यूज किया और अब जैसे ही इसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो इस पे एक फोर्स लगाया गया F, ये टोटल F फोर्स लगाया गया। जैसे ही F फोर्स लगाया गया कुछ एक डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये मान लिया यहां तक आ गए, मतलब ये पॉइंट यहां तक आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया x। ठीक है, अब जैसे डिस्प्लेसमेंट x होगा, डिस्प्लेसमेंट होते ही इन दोनों ही स्ट्रिंग क्या हो जाएंगे? स्ट्रेच हो जाएंगे। दोनों स्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग x के बराबर होगा, है ना, क्योंकि दोनों तो पैरेलल है ना। ये दोनों पॉइंट क्या है? पॉइंट A और पॉइंट B दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कि एक्सटेंशन इन 1 एंड एक्सटेंशन इन 2 दोनों ही x हो गया, फाइन। लेकिन ये फोर्स इस बार देखना, ये दोनों स्प्रिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये वाला फोर्स हो जाएगा, ये वाला फोर्स हो जाएगा F1, ये वाला फोर्स हो जाएगा F2। समझ में आती बात? इस बार फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही स्प्रिंग में सेम है। तो अब इस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं हम? देखो फोर्सेस क्या हो रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, मतलब कि टोटल फोर्स विल बी इक्वल्स टू F1 प्लस F2। ये बात समझ में आती है ना, क्योंकि फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो कुछ फोर्स इसको एक्सटेंड कराने में चला जाएगा, कुछ फोर्स दूसरे वाले को एक्सटेंड कराने में चला जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का ही x है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है अपने को। और हमें ये भी पता है कि स्प्रिंग फोर्स को कैसे लिखा जाता है? K इंटू एक्स के बराबर लिखा जाता है। तो अगर मैं F1 को लिखना चाहूं स्प्रिंग फोर्स के टर्म में, F1 को लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा K1 इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट तो भैया x है दोनों का ही। उसी तरीके से फोर्स 2 का लिखना चाहूं तो K2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो x है भैया दोनों का ही। अच्छा, फोर्स को कैसे लिखूंगा? K इक्विवेलेंट के टर्म में लिखना है, मतलब कि अगर मैं इन दोनों ही स्प्रिंग को हटाकर एक नया स्प्रिंग ले आऊं जिसका K इक्विवेलेंट इन दोनों के समेशन के बराबर हो। समेशन मतलब यहाँ पे क्या है? मतलब इसका नया K इक्विवेलेंट, इसका K इक्विवेलेंट निकालना है, जिसको मतलब एक नए स्प्रिंग से अगर जब हम इसे एलिमिनेट करते हैं तो सेम इफेक्ट पाने के लिए उसका K कितना होना चाहिए, दैट इज K इक्विवेलेंट। तो उसके लिए लिखा जाएगा K इक्विवेलेंट इनटू x। समझ में आती है बात? लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो सभी का बराबर है भैया, x और x तो सभी का बराबर है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? क्या आ गया? K इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू K1 प्लस K2, है ना, ये आ गया। आती बात समझ में? ये क्या था अपना 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। ये पैरेलल के केस, सीरीज के केस में आ गया। लेकिन जब भी तुम रजिस्टर का याद करो ना तो ये आंसर पैरेलल में आता था, और पैरेलल में ये वाला आंसर तो सीरीज में आता था रजिस्टर में, है कि नहीं? लेकिन जस्ट यहाँ पे अपोजिट है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, ये पैरेलल कनेक्शन के लिए, ये सीरीज कनेक्शन के लिए। अच्छा, अब इसमें एक थोड़ी सी छोटी सी बात, इंपॉर्टेंट बात, छोटी सी बात और इंपॉर्टेंट बात। पैरेलल कनेक्शन को जरा ध्यान में देखना, ध्यान में रखना और मुझे बताना। एक नोट बनाते हैं। पैरेलल कनेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम क्या कहेंगे? पैरेलल कनेक्शन में जब भी स्प्रिंग्स होते हैं, स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 2, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सेम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सेम होता है। जबकि फोर्सेस के बारे में क्या कहेंगे? फोर्सेस अलग अलग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फोर्सेस क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, है ना? इसके लिए सही है कि नहीं ये सब बातें? बिल्कुल सही है ना? और अगर मैं
इधर वाले के लिए बात कर रहा हूं, इधर वाले के लिए सीरीज कनेक्शन के लिए। सीरीज कनेक्शन के लिए नोट है, क्या है नोट, जल्दी अब बता दो मुझे। डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या ख्याल है? सीरीज कनेक्शन में देखो डिस्प्लेसमेंट तो इसका x1 था, इसका x2 था, टोटल डिस्प्लेसमेंट x था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और फोर्स के बारे में क्या ख्याल है, जल्दी बताओ। फोर्स तो दोनों ही स्प्रिंग में बराबर आ रहा था। फोर्स क्या होता है? सेम होता है। समझ में आ गया? अच्छा, ये नोट लिखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी अगला जो प्रॉब्लम लूंगा ना, तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि क्यों फोर्स को, ये नोट समझना क्यों इंपॉर्टेंट था। पैरेलल कनेक्शन इसको कह रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? पैरेलल में एक्स सेम होता है, एक्स सेम होता है, फोर्सेस अलग होते हैं। और सीरीज में क्या होता है? फोर्सेस सेम होते हैं, एक्स अलग अलग होता है। समझ में आती बात? समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? ठीक है, चलो आगे बढ़े। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, से नोट डाउन कर लो। चलो, दिख रहा है दो डायग्राम्स दिख रहे हैं। तो ये दोनों कनेक्शंस दिख रहे हैं नए। इसमें हमें फिर से क्या करना है? के इक्विवेलेंट निकालना है। कॉन्सेप्ट जो हमने अभी सीरीज और कॉम्बिनेशन का पढ़ा हुआ है, सीरीज और पैरेलल का, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है और फाइंड आउट करना है वेदर इट इज इन पैरेलल कनेक्शन और इट इज इन सीरीज कनेक्शन। उस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला लगा के ये फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलो कोशिश करो तुम एक बार के इक्विवेलेंट निकालने की, फिर जरा इधर देखो। ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही मैं इस वाले पहले वाले को देखते हैं, अगर मैं इसे इस मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, अगर मैं इस मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, यहां तक मैंने कर दिया, चलो ये x हो गया। जैसे इस मास को डिस्प्लेस किया तो क्या होगा? इसका लोकेशन नया क्या बन जाएगा? इसका लोकेशन बन जाएगा इस तरीके का, यहां पे आ जाएगा ना मास। अब जैसे ही मास यहां पे आएगा, देखना, देखो, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, ये तो पोजीशन फिक्स्ड है भैया। अब मास का पोजीशन ये यहां से यहां पर आ जाए। अगर मास यहां पे आ गया तो ये पहला वाला स्प्रिंग क्या होगा? ये वाला तो स्ट्रेच हो गया, और दूसरा वाला स्प्रिंग क्या होगा? ये तो भैया कंप्रेस हो जाएगा। तो ये देखो, इसमें जो चेंजेस आया है ना, ये x है, तो इसमें भी जो लेंथ में चेंजेस आया है, ये भी x ही हो जा रहा है, क्योंकि जितना ये नीचे जा रहा है उतना ही ये बढ़ रहा है, ये नीचे आ रहा है। मतलब कि स्प्रिंग वन x1 और x2 अगर मैं मानूं इसे, तो ये एक्चुअली में क्या हो रहा है कि x1 जो है कि एक्सपांशन है और x2 जो है कि वो कंप्रेशन है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, विच इज इक्वल्स टू x। ये कंडीशन दिख रही है क्या? है ना? x1 और x2 दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, और जैसे ही x1 और x2 दोनों सेम है, ये कौन सा कनेक्शन है? पैरेलल या कौन सा? बताओ तो, पैरेलल या फिर सीरीज? भैया कौन सा कनेक्शन है? x अगर बराबर हुए तो पैरेलल कनेक्शन होता था ना, पैरेलल नहीं तो देखो ये होता था, इसे डिस्प्लेस करते थे तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर आता था ना। यहां पे भी दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है, इट मींस दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जैसे ही पता चल गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, देखो x, क्योंकि k अलग अलग है, दोनों में फोर्सेस अलग अलग होंगी, F1 may not be equals to F2, तो ये दोनों ही कंडीशन जैसे ही फॉलो हो रहे हैं, अब मैं लिख सकता हूं कि k इक्विवेलेंट ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2। समझ में आती है बात? समझ में आती बात, नहीं आती? ठीक है, इजी था ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, अब इस पे आते हैं। अब इस पे जैसे ही आओगे तो मुझे बताओ, ये k1 और k2 इस मास के साथ पैरेलल में है क्या? दिख रहा है ना, डायरेक्टली दिख रहा है ना, k1 और k2 तो पैरेलल में है। अच्छा, अब मुझे बताना, इस मास को अगर तुम थोड़ा सा इस तरफ डिस्प्लेस करोगे, x डिस्प्लेसमेंट जैसे ही दिया, तो k1 और k2 तो दोनों ही x एक्सपांड हो रहे हैं, फाइन। और k3 कितना कंप्रेस होगा? x अमाउंट में ही कंप्रेस होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्रेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपांशन ऑफ k1, k2, k3 विल बी इक्वल। अगर सब इक्वल है, मतलब कि क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, x1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू x2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू x3 का मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स all the springs are in parallel। पैरेलल में सबको ट्रीट किया जा सकता है, और जैसे ही पैरेलल में ट्रीट किया जा सकता है,
K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1 अपॉन, सॉरी पैरेलल इट इज ना, गलती कर रहे हैं पैरेलल में ये नहीं होता था, सीरीज में ही आंसर होता था ना। पैरेलल में क्या होगा K इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू K1 प्लस K2। ठीक है, ध्यान दिया करो, फटाफट लिख लिया ना करो, आवाज तो दे दिया करो यार। चलो तो यहाँ पे K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। पैरेलल में तो इजी है ना, पैरेलल में फॉर्मूले इजी है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? अब यहीं पे अगर कुछ K की वैल्यू दे दी होती 50, 20, 30 तो टोटल क्या हो जाता है 100 हो जाता। ठीक है, मतलब पैरेलल में स्टिफनेस क्या होता है बढ़ता है और सीरीज में स्टिफनेस क्या होता है घटता है। ये बात लिख लो यहाँ पे नोट पे, नोट में लिखना इन पैरेलल कनेक्शन K equivalent of the system increases, in series connection K equivalent of the system decreases। समझ में आता है? तो अगर हमें K equivalent को डिक्रीज करना होगा तो हम स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, अगर हमें K equivalent को इंक्रीज करना होगा तो हम स्प्रिंग्स को क्या कर लेंगे पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। वेरी इजी है ना। चलो यहां तक समझ में आ रहा है ना, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन सब समझ में आ रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन उसके सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह था, रेजिस्टेंस की सीरीज कॉम्बिनेशन और स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम आंसर आते हैं। और वैसे ही जस्ट सीरीज का पैरेलल से कनेक्शन है, पैरेलल का सीरीज से कनेक्शन है, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 किसके लिए पैरेलल के लिए, K इक्विवेलेंट 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 किसके लिए सीरीज कनेक्शन के लिए। सीरीज कनेक्शन में K इक्विवेलेंट रिड्यूस हो जाता है, पैरेलल कनेक्शन में K इक्विवेलेंट इंक्रीज हो जाता है। मतलब कि स्टिफनेस किसमें बढ़ रहा है, पैरेलल कनेक्शन में स्टिफनेस बढ़ रहा है और सीरीज कनेक्शन में स्टिफनेस डाउन हो रहा है। इतनी बात समझ में आती है। चलो अब रिलीजिंग ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा ये आइडिया है ताकि हमें जब कटिंग के प्रॉब्लम करेंगे ना तो उसमें हेल्प मिलेगी। तो देखो जैसे कि अगर मेरे पास कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये मास है और ये एक क्या है स्प्रिंग है। ठीक है, अब अगर स्प्रिंग को मैंने यहाँ पे टेंस्ड करके रखा हुआ है, खींच के रखा हुआ है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा था, एक बंदे ने इस तरीके से पकड़ के रखा है। ठीक है, एक इधर खड़ा है और दूसरा यहाँ पे इस तरीके से। इस तरीके से इधर से पकड़ के रखा है। ठीक है, तो वही है, इन लोग कौन है करण और अर्जुन है। ठीक है, अगर अर्जुन ने अपना साइड छोड़ दिया, अगर इसे रिलीज किया तो क्या होगा, अगर अर्जुन ने इसे रिलीज कर दिया तो क्या होगा, और दूसरी बात अगर करण ने रिलीज कर दिया तो क्या होगा। दो बातें हो गई ना। अभी इन दोनों को पकड़ाए रखो और सोचो कि अगर करण छोड़ता है तो क्या होने वाला है, अगर अर्जुन छोड़ता है अपना साइड तो क्या होने वाला है। इसे साइड K और A है। ठीक है, अगर K ने छोड़ा तब ये क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर इसने छोड़ा तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो अभी जब ये एक्सटेंडेड है तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू KX के बराबर फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पे भी फोर्स कितना लग रहा होगा, F इज इक्वल टू KX के बराबर फोर्स लग रहा होगा। अगर मास को रिलीज किया गया, पहला केस अगर करण ने रिलीज किया अगर, तो क्या होगा, करण के रिलीज करते ही देखो क्या होने वाला है। हमारे पास मास क्या है m है, इस एंड का मास क्या है m है और इस पे फोर्स क्या लग रहा था kx का, मतलब कि कुछ फोर्स भी था। जैसे ही छोड़ा जाएगा हमारे पास एक मास है और इस पे फोर्स क्या लग रहा है kx का। देखो अभी ये तो स्प्रिंग का फोर्स kx है, अभी इसने पकड़ रखा है तो इसने भी कुछ फोर्स दे रखा होगा इक्वल अमाउंट में, इसलिए ये मूव नहीं कर रहा है, नेट फोर्स इस पे जीरो हो जा रहा है। जैसे ही इसने छोड़ा ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, मतलब कि एक अकेला फोर्स बच गया, ये kx वाला फोर्स बच गया, इसका मास ये है। तो क्या मैं इस बॉडी में जो प्रोड्यूस होगा एक्सीलरेशन वो निकाल सकता हूँ क्या, एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाई मास, है ना। फोर्स डिवाइडेड बाई मास का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। और ये एक्सीलरेशन देखो फोर्स भी फाइनाइट है, kx का फोर्स है, मास भी फाइनाइट है ना। मास यहाँ पे क्या है मास एक फाइनाइट वैल्यू है हमारे पास, मास की एक फाइनाइट वैल्यू है, इसलिए एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो एक फाइनाइट एक्सीलरेशन होगा। फाइनाइट कहने का मतलब कि हम उस नंबर को गिन नहीं पा रहे हैं, इनफाइनाइट नहीं है वो,
फाइनाइट कहने का मतलब है कि ये विद इन द लिमिट है, कुछ बहुत ज्यादा एकदम इनफाइनाइट टाइप का नंबर नहीं है, ये विद इन द लिमिट है। ठीक है, ये एक बात हो गई। मतलब कि एक्सीलरेशन फाइनाइट होने का मतलब क्या हुआ, ये एक्सीलरेट करता हुआ जाएगा, थोड़ा स्लो मोशन में जाएगा। फाइनाइट एक्सीलरेशन ना हमें समझ में आएगा, दिखेगी चीजें। ठीक है, अच्छा दूसरी बात करते हैं, अगर अर्जुन ने रिलीज कर दिया, दूसरी बात क्या, अगर अर्जुन ने रिलीज कर दिया सिस्टम को, अर्जुन ने रिलीज किया, तो देखो अर्जुन ने रिलीज किया तो इस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे भैया मास क्या है, 0 है। क्यों है, क्योंकि भैया स्प्रिंग को तो हम मासलेस कंसीडर करते थे ना, और इधर तो कोई मास है नहीं, इसने अगर रिलीज किया तो मास तो भैया 0 हो गया, और फोर्स तो भैया हमारे पास है, फोर्स तो क्या है, kx का फोर्स है, kx का फोर्स है। अगर मैं अब एक्सीलरेशन निकालना चाहूं तो हो जाएगा f डिवाइडेड बाई m, लेकिन ये क्या हो गया, f डिवाइडेड बाई 0, क्योंकि फोर्स तो है लेकिन मास 0 है। मास के 0 होते ही मुझे पता चल गया कि एक्सीलरेशन विल टेंड टू इनफाइनाइट। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो मास क्या था, 0 था, और एक्सीलरेशन क्या हो गया, इनफाइनाइट। ये तो फाइनाइट नहीं रह गया। एक्सीलरेशन इनफाइनाइट होने का क्या मतलब हुआ कि ये पॉइंट बिल्कुल तेजी से हाईली एक्सीलरेटेड होकर फट से इधर जाने वाला है, बहुत जल्दी। इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। टाइम टेकन विल बी वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। अगर यहाँ पे मैं टाइम की बात करूं तो वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, फाइनाइट टाइम होगा, कुछ टाइम लेके ये धीरे से जाएगा। मतलब कि यहाँ पे स्प्रिंग लेजी होगा। लेजी मतलब क्या समझ में आता है, आलस भरा होगा। यहाँ पे स्प्रिंग, इस मास को जब छोड़ोगे तो ये आराम से जाएगा, इसे तुरंत इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये धीरे से जाएगा भैया। ये स्प्रिंग फोर्स को धीरे धीरे स्लोली कम करेगा। ये क्या करेगा, ये स्प्रिंग फोर्स को स्लोली कम करेगा, समझ में आ रही बात। लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स तुरंत 0 हो जाएगा, समझ में आती बात, क्योंकि इसमें टाइम ही नहीं लग रहा है, ये इनफाइनाइट एक्सीलरेशन से इधर जा रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स फट से 0, एक ही बार में इसलिए इधर आ गया, और जैसे ही ये अपनी नॉर्मल लेंथ में आ जाएगा स्प्रिंग फोर्स 0। इसको नॉर्मल लेंथ में आने में टाइम लग रहा है क्योंकि इसका एक्सीलरेशन फाइनाइट है, ये स्लोली आ रहा है। तो इनिशियली तो इसका स्प्रिंग फोर्स एफएस ही रहेगा, और स्लोली ये लेजी है ना, बहुत लेजी हो जाएगा। जब इस मास को छोड़ा जाएगा तो लेजी बिहेवियर शो करेगा स्प्रिंग, और धीरे धीरे इसका लेंथ जो है कि नेचुरल लेंथ में पहुंचेगा, और स्प्रिंग फोर्स 0 होगा, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, तुरंत ये एक्सीलरेट हो गया, इनफाइनाइटली एक्सीलरेट हुआ, तुरंत अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, और स्प्रिंग फोर्स तुरंत का तुरंत 0 हो जाएगा। समझ में आती बात, ये बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़े। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है हमारा। हमें पता होना चाहिए कि कब स्प्रिंग फोर्स फट से 0 हो जाएगा और कब स्प्रिंग फोर्स लेजी बिहेवियर के साथ 0 होगा, मतलब कि टाइम लगेगा। या फिर तुरंत की बात करें तो वो स्प्रिंग फोर्स बना रहेगा, चेंज ही नहीं होगा, है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये सिस्टम दिखाई देता है। चलो अब ये एक सिस्टम है जिसमें स्प्रिंग है, फिर मास, फिर स्ट्रिंग है, देन मास, देन स्प्रिंग है। अच्छा, इसमें अगर कहा गया कि कुछ समय पे यहाँ पे इससे क्या कर दिया जा रहा है, कट कर दिया जा रहा है, स्ट्रिंग को कट कर दिया जा रहा है, उसके बाद सारे मासेस का हमें एक्सीलरेशन बताना है। क्या बताना है, सारे मासेस का एक्सीलरेशन बताना है, उसका काइनेमेटिक्स बताना है उसकी। समझ में आ रही बात कि किस एक्सीलरेशन के साथ सारे मासेस अब मूव करेंगे। अगर ये सवाल है तो अब इसे कैसे अप्रोच किया जाए। तो सोचो, सबसे पहले इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब ये कट नहीं हुआ है तब हम इसका थोड़ा सा क्या करते हैं, एफबीडी ड्रॉ करते हैं। चलो ये मान लिया मास 1 है, ये मास 2 है, ये मास 3 है। अगर मैं मास 1 की एफबीडी बनाऊं, दिखता है क्या तुम्हें इधर से, नहीं दिखता। चलो ये मास 1 की एफबीडी बना रहा हूं, 1 की, तो तुम देखोगे कि यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से स्प्रिंग फोर्स आ रहा होगा, जो कि होगा कितने के बराबर, K1 इंटू x1 के बराबर होगा, है ना, जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, फाइन। और इधर की ओर क्या फोर्स आएगा, टेंशन आएगा, इस स्ट्रिंग में जो भी टेंशन होगा वो टेंशन आएगा। अच्छा, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, इसका एक्सीलरेशन इनिशियली तो 0 होगा, ये फोर्स और ये kx जो हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे और एक्सीलरेशन 0 होगा, ठीक है। दूसरा अगर ड्रॉ करता हूं मैं, दूसरा क्या,
मास का, दूसरे मास का, ये मास m हो गया। अब इस पे देखो क्या होगा, ये टेंशन ऊपर की ओर, टेंशन ऊपर की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर ये वाला होगा ना K2 इंटू x2, ये फोर्स होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन फिर से 0 होगा, है ना। और तीसरा केस, तीसरे मास के लिए अगर बनाया जाए तो देखो तीसरे मास के लिए क्या होगा ना, ये ऐसा है। अच्छा, सबसे पहले ये एक बात मिस हो गई, यहाँ पे mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा, यहाँ पे क्या होगा, mg फोर्स डाउनवर्ड होगा, और यहाँ पे यहाँ पे भी mg फोर्स डाउनवर्ड होगा, mg प्लस K2x2, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे देखो ये ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा होगा जो कि इक्वल टू क्या होगा, K2x2 के बराबर होगा, और नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा जो कि mg के बराबर होगा। एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती नहीं आती है। ये कब का केस है, ये सब चीज हम लोग बना रहे हैं जब इसे कट नहीं किया गया है, कट नहीं किया गया है तब की बात है। अच्छा, आप कट करने के बाद की बात करते हैं। जैसे ही कट करेंगे, जैसे ही कट करेंगे उसके बाद क्या क्या होने वाला है सोचते हैं। चलो, आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग कट करने के बाद पहले मास के बारे में डिस्कस करते हैं, पहले मास के बारे में, ये m है। अच्छा, जैसे ही स्ट्रिंग कट हुआ, स्ट्रिंग कट हुआ, टेंशन क्या हो जाएगा, ये टेंशन क्या हो जाएगा, मुझे बताओ, ये टेंशन हो जाएगा 0, सीधी सी बात, ये टेंशन 0 हो गया। लेकिन अब याद करो ये कौन सा कंडीशन है, देखो ये इधर से छोड़ दिया गया ना, स्ट्रिंग के काटने का मतलब क्या हुआ, यहां से छोड़ दिया गया, ये पहले से स्ट्रक्चर था, ये मास स्ट्रक्चर था, इसे छोड़ दिया गया। छोड़ दिया गया मतलब करण ने छोड़ा या अर्जुन ने छोड़ा, करण ने छोड़ दिया ना, करण ने छोड़ दिया। अब जैसे ही करण ने छोड़ा, ये मास कुछ है, फोर्स कुछ है, फाइनाइट, फाइनाइट वाला केस याद आया ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स ऑफ स्प्रिंग तुरंत से 0 नहीं होने वाला है, वो स्लोली रिड्यूस करेगा। लेकिन इन सब सवालों में पूछा जाता है कि जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग क्या होगा, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग क्या होगा। जब ऐसा पूछा जा रहा है तो एकदम विद इन दी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स जैसे ही कट किया गया उसके बाद क्या हुआ, देखो अब तो इस मास को और इस स्प्रिंग को फोर्स कम करने के लिए क्या है कि फाइनाइट टाइम लगेगा ना, लगेगा ना। यही चीज तो पढ़ी थी हमने कि अगर मास को रिलीज किया जाए तो मास तो फाइनाइट है, दैट मींस कि फोर्स डिवाइडेड मास, एक्सेलरेशन भी फाइनाइट होगा। मतलब स्लोली स्लोली ये फोर्स रिड्यूस होने वाला है। मतलब कि जैसे ही कट किया तब तो तुरंत तुरंत इस मास को पता भी नहीं चलेगा, हवा भी नहीं लगेगी। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे फोर्स पहले की तरह K1x1 लगता रहेगा। अगर ये K1x1 है, ये टेंशन 0 है, तो ये बॉडी इधर की ओर एक्सीलरेट कर जाएगी। और क्या लिखा जाएगा, और लिखा जाएगा कि K1x1 फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का आंसर आ जाएगा K1x1 डिवाइडेड बाय मास। तो ये एक्सीलरेशन किसका आया, मास 1 का आया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एक्सीलरेशन ऑफ मास 1 आ गया। इतनी बात समझ में आती है। देखो क्यों हमने इसे फाइनाइट माना, क्यों ये फोर्स हमने 0 नहीं किया। अगर स्प्रिंग को कट किया जाता ना तो ये फोर्स तुरंत सडनली 0 हो जाता, लेकिन भाई इसे रिलीज किया गया है, इसे रिलीज किया गया है, इसलिए फोर्स सडनली 0 नहीं होगा। इतनी बात समझ में आती है। चलो अब सेकंड मास पे आते हैं, सेकंड मास पे आते हैं। सेकंड मास की बात करें तो ये हो गया अपना मास m, है ना। अब इस पे फोर्सेस कैसे कैसे लग रहे हैं, देखो ये टेंशन तो सडनली 0 हो जाएगा, ये वाला टेंशन वाला फोर्स तो सडनली 0 हो जाना है ना। ये टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस पे नीचे की फोर्स कौन कौन से लग रहे थे, mg और K2x2, है ना। ये क्या था, ये था mg और एक था K2x2। लेकिन यहाँ पे देखो K2x2 की वैल्यू तुम यहां से निकाल सकते हो, K2x2 विल बी इक्वल टू mg, है ना। K2x2 तो mg के बराबर है, ये K2x2 किसके बराबर है, mg के ही बराबर है। मतलब कि अगर इसका, अब देखो ऊपर की ओर फोर्स 0, नीचे की ओर फोर्स कुछ है, मतलब कि बॉडी एक्सीलरेट करने वाली है नीचे की ओर। अगर नीचे की ओर एक्सीलरेट कर रही है तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, राइट डाउन फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, mg प्लस mg कितना, 2mg will be equals to mass into acceleration of the body, mass into acceleration of the body। ये करते ही मुझे मास और मास कट गया, एक्सीलरेशन कितना आ गया, ये acceleration is equals to twice of g, acceleration is equals to 2 times of g। अरे वाह भाई, acceleration किसका पता चल गया, बॉडी 2 का, मतलब कि A2 will be equals to 2 times of g। ये बात भी अपने को पता चल गई, है ना। ये बात भी पता चल गई, नहीं चल गई, चलो बहुत बढ़िया भाई, ये भी बात पता चल गई।
तीसरी बात करते हैं अब तीसरी बात करते हैं। चलो तीसरी बात करी जाए इस मास की, तो तीसरे मास की बात करी जाए तो ये मास ऐसे बना देते हैं हम लोग। अब इस पे फोर्सेस ऊपर की और K2X2, क्या ये बना रहेगा? भैया यहाँ कट रहा है, इस स्प्रिंग को तो पता ही नहीं है, उस तुरंत उस सडन उस सेकंड में उस एकदम इंस्टेंट पे तो इस स्प्रिंग को कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए तो हमने स्प्रिंग का फोर्स यहाँ पे इंक्लूड किया है ना, mg वाला, K2X2 वाला। स्प्रिंग को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा भाई, ये जब इधर कटा तो उस इंस्टेंट में कुछ भी नहीं पता चलेगा। कुछ समय बाद जब ये कंप्रेस होने लगेगा तब धीरे धीरे FSP की वैल्यू चेंज हो जाएगी, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। लेकिन अभी तुरंत क्या होने वाला है, ये तो भैया K2X2 बना रहेगा और ये तो भैया क्या है, mg बना रहेगा। अब देखो ये फोर्स से इस पे कोई एक्सीलरेशन नहीं आने वाला, एक्सीलरेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि mg और K2X2 तो भैया इक्वल थे, इक्वल बने रहेंगे। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन थर्ड मास का क्या आ गया, 0। समझ में आती है बात? वेरी इजी है ना, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया क्या, कि अगर स्ट्रिंग को काट दिया जाए, यहाँ पे स्ट्रिंग को काट दिया जाए तो किस तरीके से चीजें बदलने वाली हैं। इस स्ट्रिंग को काटने से इसका टेंशन तो तुरंत 0 हो रहा है, फाइन। लेकिन यहाँ पे देखो ये मास फाइनाइट होने की वजह से इसका फोर्स फाइनाइट तरीके से कम होने वाला है, इसलिए उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फोर्स 0 नहीं होने वाला। उस समय पे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फोर्स बना रहेगा, टेंशन 0 हो जाएगा, इसलिए एक्सेलरेशन आएगा बॉडी में। उसी तरीके से यहाँ पे भी टेंशन 0 हो गया, नीचे के फोर्स बने हुए हैं, क्योंकि स्प्रिंग को तो बाद में पता चलता है ना, स्प्रिंग को तो बाद में पता चलता है। तो ये नीचे वाले फोर्स बने हुए हैं, नीचे वाले फोर्स दोनों ही बने हुए हैं, ऊपर का टेंशन 0 हो गया। तो हमने क्या कर दिया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन करके यहाँ पे भी एक्सीलरेशन निकाल दिया। तीसरे में भैया यहाँ पे तो टेंशन वाली जगह ही नहीं है, स्प्रिंग को भी नहीं पता है और ना ही मास इनटू ग्रेविटी तो हमेशा ही बना रहना है ना। तो स्प्रिंग फोर्स तो बना हुआ है, मास इनटू ग्रेविटी भी बना हुआ है, और दोनों इक्वल है, मतलब कि एक्सीलरेशन 0 होगा। आती बात समझ में? आगे बढ़े। अच्छा, इसी क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा चेंजेस ले आते हैं और फिर बात करते हैं, है ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। इस बार क्या करते हैं, ये नीचे वाले को काट के देखते हैं, नीचे वाले को काट के देखते हैं ऊपर क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। चलो अब यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं ना, अब हम लोग स्प्रिंग की जगह स्प्रिंग को कट करेंगे, ठीक है। स्प्रिंग को कट करने के पहले के एफबीडीज तो सेम रहेंगे क्योंकि सिस्टम सेम है ना, पहले के एफबीडीज बिल्कुल सेम टू सेम है। अब हमें देखना है कि स्प्रिंग कट करने के बाद, किसे करने के कट करने के बाद, आफ्टर कटिंग स्प्रिंग अब क्या हो रहा है, बाकी सब सिस्टम का कैसा कैसा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होने वाला है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आ जाओ चलो, मास 1 के बारे में देखिए। मास 1 2 3 तो नाम वैसा ही है ना, ये 1 ये 2 और ये 3। तो मास 1 के बारे में देखें अगर, तो देखो एफबीडी बना लेते हैं, ये m है। अच्छा, इसे जब मैं काटूंगा तो देखो ये K2X2 तो 0 हो जाएगा, K2X2 तो 0 हो जाएगा, इसका मास बना रहेगा और ऊपर से कुछ टेंशन है। लेकिन क्या ये टेंशन सेम बना रहेगा क्या, ये सोचने की बात है। देखो जब हम यहां से काटते थे तो ये स्प्रिंग फोर्स तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सेम रहेगा, जब यहां से काटा यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सेम रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग थोड़ा सा टाइम लेता है, फाइनाइटली होता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग के बारे में सोचो, स्ट्रिंग को काटते ही टेंशन 0 हो जाता है ना, स्प्रिंग को काटते ही टेंशन तो 0 हो जाता है, फाइन। लेकिन इस बार स्प्रिंग को काटा तो क्या इसके टेंशन में कोई फर्क आएगा? अच्छा ये बताओ, स्ट्रिंग को जब दोनों साइड से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स दिया जाता है तब जाके टेंशन पैदा होता है, मतलब कि दोनों साइड में इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स होना चाहिए। अगर ये फोर्स ज्यादा है तो टेंशन ज्यादा होगा, फोर्स कम है तो टेंशन कम होगा। अब मुझे बताना कि जब ये स्प्रिंग लगा हुआ था तो इन दोनों का मास एक्ट कर रहा था ना इससे टेंशन पैदा करने के लिए, है कि नहीं? अब इसे जैसे ही काट दिया गया, ये मास तो गया, एक ही मास बचा है जो टेंशन पैदा कर रहा है। तो इनिशियल और फाइनल टेंशन क्या सेम होंगे या अलग अलग होंगे? खुद सोचो और बताओ। भैया जब पहले नीचे ज्यादा फोर्स दे रहे थे तो टेंशन ज्यादा रहा होगा, अब एक मास हटा दिया गया तो टेंशन तुरंत कम हो जाएगा। तो कभी ये मत मान लेना कि मैं ये वाला टेंशन वाला फॉर्मूला लगा लूं और mg प्लस K2X2 विल बी इक्वल टू टेंशन, यही टेंशन अभी बना रहेगा। नहीं, इस बार टेंशन जो है कि बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा समझ में आया? क्योंकि मास बदल रहा है तो टेंशन तो बदल जाएगा ना। तो ये अगर मैं मास 1 के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो टेंशन आने वाला है ये T डैश हो जाएगा, नया टेंशन हो जाएगा। ये पुराने टेंशन जैसा नहीं रहेगा, ये कुछ नया टेंशन आ जाएगा। फाइन, इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, और इस तरफ की फोर्स कितना होगा? अरे यार स्प्रिंग को तो पता ही नहीं चलेगा ना, स्प्रिंग को तो लेट से पता चलता है। अगर स्प्रिंग को काटा जाए
तब स्प्रिंग को पता चलता है कि हाँ भैया मैं कट चुका हूं। अगर दूसरे लोगों को काटा जाए तो स्प्रिंग को तो बहुत देर से पता चलता है। वैसे ही यहाँ पे इस स्प्रिंग को काटा गया तो स्प्रिंग को पता ही नहीं चलेगा। इस स्प्रिंग को क्या लगेगा कि मेरे पास तो अब भी K1X1 वाला फोर्स बना हुआ है, ठीक है। अब ये टेंशन कम हो गया, ये टेंशन कम हो गया, तो ये देखो कहीं ना कहीं ये एक्सीलरेट करने वाला है, क्योंकि ये टेंशन तो कम हो गया। पहले ये K1X1 था, पहले T था, K1X1 और T था, तो ये एक्सीलरेट नहीं कर रहा था। अब टेंशन कम हो गया है, इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में फोर्स कम हो गया, ये बॉडी इधर की ओर एक्सीलरेट करेगी। फाइन, श्योर, इतनी बात समझ में आती है। अगर इतनी बात समझ में आती है तो यहां से इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, K1X1 माइनस T डैश दैट इज इक्वल्स टू m इनटू a, फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रही है बात। अच्छा, सेकंड मास के बारे में देखते हैं। सेकंड मास के बारे में देखते हैं तो सेकंड मास के लिए एफबीडी बनाई जाएगी इस तरीके से। ये m हो गया, ठीक है। ऊपर की ओर कौन सा फोर्स आ रहा है, ऊपर की ओर कौन सा फोर्स आ रहा है, नया वाला टेंशन, न्यू टेंशन विल बी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, नीचे की ओर एक फोर्स आएगा mg का, जो कि इसके मास की वजह से। अच्छा, और K2X2 रहेगा क्या, जैसे ही स्प्रिंग कट गया। अब मुझे याद करो, थोड़ा सा याद करो, जब स्प्रिंग साइड को छोड़ा जाता था तो वो तो इनफाइनाइट स्पीड के साथ, इनफाइनाइट एक्सीलरेशन के साथ वो वापस चला जाता था अपने पुराने लेंथ में, फ्री लेंथ में, राइट। तो मतलब कि वो तो फट से एकदम तुरंत स्प्रिंग फोर्स क्या होने वाला है, जीरो हो जाने वाला है, राइट। स्प्रिंग फोर्स तो तुरंत जीरो हो जाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स को हमें बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि क्या हो गया, ये T1 हो गया, स्प्रिंग फोर्स नीचे की तरफ था जो कि हट चुका है, जो कि क्या हो चुका है, हट चुका है। तो अब ये फाइनली फोर्सेस बचे हैं, लेकिन एक्सीलरेशन क्या होगा, ये सवाल पैदा होता है। अब एक्सीलरेशन के बारे में सोचो ना, तो अब तुम्हें फिर से कांस्टेंट मोशन में आना पड़ेगा। कांस्टेंट मोशन पढ़ा था ना, देखो ये स्ट्रिंग यहाँ पर मास 1 से कनेक्टेड है और यहाँ पर मास 2 से कनेक्टेड है। इसके बीच में कुछ भी नहीं है ना, एक पुली है, लेकिन ये स्ट्रिंग तो सिंगल है ना, ये सिंगल स्ट्रिंग है ना, है कि नहीं। ये सिंगल स्ट्रिंग है और टेंस्ड भी है, टेंशन भी है, सिंगल स्ट्रिंग है। इसका मतलब कि इस पॉइंट का जो एक्सीलरेशन होगा वही इस पॉइंट का एक्सीलरेशन होगा, और ये पॉइंट तो मास से कनेक्टेड है और मास का एक्सीलरेशन a है। समझ में आती है बात। अगर इस मास का एक्सीलरेशन इस तरफ की ओर a है तो इस मास का भी एक्सीलरेशन इस तरफ की ओर a होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक ही स्ट्रिंग के दो पॉइंट्स पे कनेक्टेड हैं एज पर दी कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट के हिसाब से इसका एक्सीलरेशन ऊपर की ओर a हो जाएगा। समझ में आती है बात। तो अब क्या लिखा जाएगा, फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन दैट इज T डैश माइनस mg विल बी इक्वल्स टू, टेल मी, T डैश माइनस mg विल बी इक्वल्स टू m इनटू a। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, है ना। अब तीसरे के बारे में सोचा जाए तो तीसरे के बारे में क्या करोगे, ये बना लिया हमने m। देखो ऊपर का फोर्स क्या हो गया, K2X2 तो हो गया 0, और नीचे का फोर्स क्या हो जाएगा, m इनटू g, दैट मींस एक्सीलरेशन नीचे की तरफ आएगा, एंड मास इनटू ग्रेविटी, फोर्स विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एंड हेंस वी विल से एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन इनटू ग्रेविटी। तो ये तो फ्री फॉल करने वाला है, ये तो क्या हो जाएगा, फ्री फॉल करेगा। बाकी इन दोनों के लिए ये दो इक्वेशन आ गए हैं। K1X1 की वैल्यू हमें पहले से निकालनी पड़ेगी। K1X1 पहले की टेंशन से, ये सब जब सॉल्व करोगे तो पहले की टेंशन से तुम्हें K1X1 मिल जाएगा। K1X1 मिल गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, T डैश कट जाएगा, G और A के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। K1X1 पुरानी टेंशन के बराबर है, पुराना टेंशन mg प्लस K2X2 के बराबर है। अच्छा चलो तुम लोग नहीं बनाना चाहते हो तो मैं ही बना दूं। यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से बताओ, यहाँ से बताओ। K2X2 की वैल्यू क्या थी, K2X2 की वैल्यू mg के बराबर है। यहाँ पे क्या है, mg प्लस mg, तो टेंशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mg है। टेंशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mg है। प्रीवियस केस के हिसाब से टेंशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mg है। अगर टेंशन 2 mg है तो K1X1 कितना होगा, 2 mg ही होगा। समझ में आ रही बात। तो K1X1 क्या हो जाएगा, 2 mg, तो यहाँ पे लिख लो 2 mg माइनस T डैश विल बी इक्वल टू ma। समझ में आती बात। इन दोनों को ऐड कर लो। अच्छा ये वाला इक्वेशन ऐड कर लो, तो ये 2 mg माइनस mg, T डैश माइनस T डैश, तो ये दोनों को कैंसिल आउट हो गए। 2 mg माइनस mg इज mg is equals to ma plus ma 2 ma, m and m got cancelled, acceleration will be equals to g by 2।
समझ में आ गया? ये एक्सीलरेशन मास 2 का भी होगा, मास 1 का भी होगा, विच विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थर्ड वाले का एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अभी समझ लिए हैं। अगर ध्यान से सुने हो, सारी बातें क्लियर हो रही हैं तो बिल्कुल मजा आ गया होगा। अगर ध्यान से सुन रहे हो, बातें क्लियर हो रही हैं तो बिल्कुल मजा आ जाएगा, और अदरवाइज एक दो बातें छूट गई तो लगेगा कि पता नहीं क्या पढ़ाई हो रही है। समझ में आ रही बात? यही होता है ना? देखो, तो फिर से तुम्हें एक बार समराइज कर देता हूं कि अगर जब स्प्रिंग को काटा जाता है तो टेंशन तुरंत 0 हो जाता है, स्प्रिंग को पता ही नहीं चलता है। अब जब स्प्रिंग को काटा गया तो ये पुराने इक्वेशंस तो वैसे ही रहेंगे ना, पुराने इक्वेशंस का यूज करके हम k1x1 निकाल सकते थे, तो हमने k1x1 निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। अब इस स्प्रिंग को काटा गया तो इसका तो स्प्रिंग फोर्स तुरंत 0 हो जाएगा, लेकिन इसका स्प्रिंग फोर्स सेम टू सेम बना रहेगा, और टेंशन कुछ चेंज हो जाएगा। भैया टेंशन तो तुरंत अफेक्ट करता है, टेंशन को, स्प्रिंग को तो तुरंत पता चल जाएगा, स्प्रिंग को स्लोली पता चलता है। इसीलिए हम स्प्रिंग्स को ना लेजी कहते हैं। स्प्रिंग लेजी नहीं होता है, लेकिन स्प्रिंग लेजी होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उस मोमेंट में पता ही नहीं चलता है, कुछ में बात पता चलेगा, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग को तुरंत पता चल जाएगा, मतलब कि यहाँ का टेंशन रिड्यूस हो जाएगा, तो इसलिए हमने नया टेंशन ले लिया। अब नया टेंशन लेने के बाद इक्वेशंस लिखे, यहाँ पे हम k1x1 में फंस रहे थे, इसलिए हम पुरानी इक्वेशन में गए, k1x1 की वैल्यू निकाल ली और इसे पुट कर लिया और हमें आंसर मिल गया, है ना? ठीक है, तो यहां से पता चला। और एक कांस्टेंट ये भी यूज किया कि इस मास का और इस मास का एक्सीलरेशन तो सेम होगा, क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, ठीक है। और मास, ये स्ट्रिंग क्या होता है? मासलेस प्लस इनएक्सटेंसिबल होता है, इसलिए ये पॉइंट और ये पॉइंट का एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इसी के साथ ये स्प्रिंग मास सिस्टम बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और एक छोटा सा पॉइंट है लेमीज थ्योरम। तो लेमीज थ्योरम का छोटा सा जो पॉइंट है ना, वो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ाई करेंगे, और तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई करो, ध्यान लगाओ, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें लेमीज थ्योरम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, करेंगे। ये सब तो आईआईटी के टॉपिक्स हैं, ये मस्त टॉपिक है, ये सब बढ़िया टॉपिक है और समझने लायक मजेदार टॉपिक है ना। अगर समझ में आ रहा है तो तुम्हें बिल्कुल मजा आ जाएगा कि आज कुछ नया सीखने को मिला सर, है ना। और नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ उपाय करते हैं, मुझे बताओ, तो फिर मैं फिर से किसी नए तरीके के साथ आऊंगा और नए तरीके से मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।